हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में। आज का जो हमारा क्लास होने वाला बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों। हमने पिछले कक्षा में देखा था नैतिक विकास का जो विकास के पहले में नैतिक विकास को देखा था, और नैतिक विकास के संदर्भ में ही दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और जो जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार दोस्तों हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। यह जो हमारा सीरीज है, आप किसी भी शिक्षक भर्ती या सीटेट, एमपीटेट, सीजीटेट से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एग्जाम इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले कक्षा में हमने देख लिया था नैतिक विकास किस तरीके से होता है, शैशवावस्था में कैसा रहेगा, बाल्यावस्था में कैसा रहेगा, है ना, और किशोरावस्था में कैसा रहता है, और उसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य मुख्य कारक हैं उनके बारे में भी हमने बात किया था। और हमारा ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, हम ऐसे टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ना, और सब टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम देखने वाले हैं कोहलरबर्ग का नैतिक सिद्धांत का, है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें आपको किन किन बातों को याद रखना है, कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस सारी चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को जो दिया था, आपको इसका डेट याद रखना है। तो 1969 में इन्होंने दिया था, ठीक है ना, 69 में आपको याद रखना है। और ये जो है तीन उन्होंने अवस्था बताई थी, प्री कन्वेंशनल, है ना, और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। तो इसी पर हम बात करेंगे। पहला हमारा आ रहा है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसी को हिंदी में बोला जाता है पूर्व औपचारिक अवस्था। आपको इसको हिंदी में भी इसका नाम याद रखना है और इंग्लिश का भी नाम याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, हिंदी इंग्लिश, पहला पॉइंट हो गया। और इसका एज आपको याद रखना है, और यह जो हर अवस्था में दो एक सब अवस्था है और उनको भी याद रखना है, ठीक है। और किस अवस्था में मुख्य क्या विशेषता है आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो आ गया प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व औपचारिक अवस्था। तो इसका आपका डेट आपको याद रखना है, 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कोहलरबर्ग के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। तो हमें और प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इसमें नैतिकता का अभाव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब बालक आपको पता है कि 0 से 6 वर्ष का है, तो इसमें नैतिकता का लेना देना कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल सा फंडा है। आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज में बस इतना मुख्य बात याद रखना है कि बच्चे में नैतिक विकास इस अवस्था में कुछ भी नहीं रहेगा, नैतिकता का पूरी तरह से अभाव रहता है। जैसे हम एक छोटा बच्चा रहता है माँ की गोदी में, वो मतलब पेशाब वगैरह सारा कुछ करता है, उसको पता नहीं रहता कि नैतिकता क्या है ना, करना है गोदी में या फिर नहीं करना है। सारी चीज़ें जो है नैतिकता का अभाव हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो हमने बात किया था इसमें दो, इसकी सब अवस्था है, प्री कन्वेंशनल स्टेज की जो सब अवस्था है दो है ना। तो इसमें देखेंगे आज्ञा दंड की अवस्था। इसको आज्ञा और दंड की अवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे की उम्र जो रहता है 0 से 6 माना गया है। तो इसमें जब बच्चा 5 साल या 6 साल का रहता है, तो जैसे घर में अगर कोई मेहमान आ गए तो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं अच्छा आचरण व्यवहार, है ना, आदतें अच्छे दिलाने का कोशिश करते हैं कि अगर कोई बड़ा आता है, मेहमान आता है, तो प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, पैर छूना है, इस तरीके से। तो जो बच्चा होता है उसको नैतिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के आज्ञा का पालन करता है, और पालन ना करने पर उसको दंड भी मिलता है। इसीलिए कहा गया है इसे आज्ञा व दंड की अवस्था, ठीक है। सरल अहंकार की अवस्था क्या होगी, तो ये जो अवस्था है इसमें कहने का मतलब ये होगा, ये कह सकते हैं कि बच्चा जो 4 से 5 साल का, जो 6 से, है ना, 0 से 6 तक का उम्र है, तो बच्चा बहुत मतलब कि अपने आप पे बहुत जिद्दी रहता है। मतलब अगर उसको मिठाई चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, तो उस मिठाई को पाने के लिए, खिलौना को पाने के लिए बच्चा जो है एकदम रात दिन रोएगा, लोट लोट करके रोएगा, एकदम बुरा हाल कर लेगा, जब तक ऐसा स्थिति करेगा जब तक कि वो उस वस्तु की उसको प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसे सरल अहंकार की अवस्था कहा गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो इसमें आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज, है ना, इसका नाम आपको याद रखना है, एज याद रखना है, और इसमें क्या मुख्य बातें क्या है, तो इसका मुख्य बात है इसमें नैतिकता का अभाव एकदम देखने के लिए मिलता है ना। नैतिक नाम का कोई भी उसमें नैतिकता से कोई संबंध नहीं है उसका। और आज्ञा दंड
कि इसकी अवस्था है, सब अवस्था है, और सरल अलंकार की अवस्था है उसकी सब अवस्था है, ठीक है। हर स्टेज की आपको दो सब अवस्था देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे आ जाता है हमारा कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज क्या हो गया, ये औपचारिक अवस्था है। इसकी एज आपको याद रखनी है कितना है, तो इसका एज जो है देखने के लिए मिलेगा हमें कितना, जो इसकी एज देखने को मिल रहा है तो 6 से 12 वर्ष का उम्र है। और इसी में जो है सर्वाधिक जो है नैतिक विकास हमें देखने के लिए मिलता है। कैसे कि बच्चा जब 6 से 12 वर्ष का एज का हो जाता है ना, तो उसके अंदर मतलब पेरेंट्स, वातावरण, स्कूल, ये सारा चीज़ उसका इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है। विद्यालय जाना चालू कर देता है बच्चा, और वहाँ से उनको आदर्शों का ज्ञान, आदर्श सम्मान की बातें, नैतिकता की बातें उनको विद्यालय में भी सिखाई जाती है, और पेरेंट्स से भी सीखते हैं, और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। और इसी में है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था कैसे, बच्चा चाहता है कि हर कोई मेरी प्रशंसा करे। 2 भाई हैं तो उसमें से श्रेष्ठ बनने की रहता है। अगर कक्षा की बात करें तो वहाँ पर हेड बॉय, हेड गर्ल बनने की उसकी चाहत रहती है, और जो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको प्रशंसा मिले, लोग उनकी तारीफ करें, है ना, उनकी वाह करें, इस टाइप से, है ना। तो इसमें प्रशंसा की अवस्था इसीलिए कहा गया है। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जो हमें सम्मान की अवस्था कहा है ना, तो सामाजिक के तौर पर वो क्या करता है, चाहता है कि जो हमारा परिवार है वो मेरा सम्मान करे, जो बड़े हैं मेरा सम्मान करें, है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, इस तरीके से। तो इसका आपको याद रखना है, अवस्था प्रशंसा की अवस्था आता है, और सामाजिक व्यवस्था के प्रति ये सम्मान की अवस्था आता है, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में, है ना। आगे चलते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसी को हिंदी में बोला जाता है उत्तर औपचारिक अवस्था। तो इसकी जो एज होती है आपको याद रखना है कितना है, 12 से 18 साल इसका एज होता है। और जो मूल नैतिक मूल्यों का विकास जो होता है निर्धारण करता है इसी स्टेज में करता है ना। तो सामाजिक समझौते की अवस्था पहला होता है, और दूसरा इसी में आंतरिक विवेक की अवस्था। इसमें कहने का मतलब ये सामाजिक समझौते की अवस्था क्या रहता है कि बच्चा इसमें खुद से जो समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम है, दायरे हैं, कानून है ना, अगर वो किशोरावस्था में है, इस 12 से 18 तक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो बच्चा अगर उसको लगता है ऐसा कि जो नियम समाज के द्वारा बनाया गया है वो उसके हित के लिए अगर नहीं है, तो उसमें वो क्या है, उस नियम को मानता नहीं है, और उसको नकार करके अपना विवेक के साथ, है ना, अपना एक नया नियम को निर्धारण कर पाने का क्षमता इसी अवस्था में हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको, इतनी चीज़ याद रखना है कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसका हिंदी और इंग्लिश में नाम, इसकी एज, और इसमें नैतिक मूल्यों का निर्धारण, मुख्य विशेषता, और सामाजिक समझौते की अवस्था समाज के साथ, और आंतरिक विवेक की अवस्था, अपने आप से वो निर्णय कर पाना, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, और जो समाज के द्वारा बनाया गया अगर नियमों में कुछ परिवर्तन करना हो तो इसी स्टेज में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं विशेष मनोवैज्ञानिक और मानव विकास के क्षेत्र, बहुत ही बड़ा महत्व मतलब योगदान रहा है इनका, जीन पियाजे जी का। तो जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास को लेकर के 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। तो पहला आपको अवस्था याद रखना है अनियमित अवस्था, इसको माना है 0 से 5 वर्ष तक के लिए। और दूसरा है विषय जाति अधिकार की अवस्था, जिसको माना है 5 से 9 वर्ष तक का। अगला पॉइंट है हमारा विषय जाति परस्परता अवस्था, ठीक है। इसकी जो एज है, तो इसकी एज कितनी मानी है इन्होंने, तो 9 से 13 वर्ष माना है, ठीक है। स्वशासित अवस्था, तो इसको 13 से अधिक वर्ष का माना है, ठीक है। तो आपको इसको अवस्था याद रखना है और इसकी एज याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं नैतिक विकास को लेकर के बताया है उसके विषय में, ठीक है। अब हमारा विकास के पहलू का जो लास्ट टॉपिक बच गया था वो है हमारा भाषा विकास, ठीक है। तो भाषा विकास में क्या है कि भाषा विकास में कैसे बालक का भाषा विकास होता है, किस किस उम्र में क्या क्या वो अर्जन कर लेता है, शब्द भंडार उसके कितने हो जाते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, जो मैं स्टार मार्क लगा के बताऊंगा आपको। उन चीज़ों को कम से कम याद रखना है। अगर सारी चीज़ें अगर याद नहीं है तो 4-5 ऐसे स्टेज हैं जिसको आपको शब्दों को याद में रखना है कि किस उम्र में बच्चे का जो है कितना शब्द भंडार क्षमता जो है वो सीख जाता है भाषा के विकास में, है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 महीने का बच्चा जो है पहला शब्द बोल लेता है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि बच्चा सबसे पहला शब्द बोलना तब से चालू करता है। तो आपको याद में रखना है कि 10 महीने का बच्चा जो है पहला शब्द बोलना चालू कर देता है। और यहाँ पर मानने वाले काम तो स्मिथ के अनुसार है, आपको ध्यान में रखना है। और अगला है 1 वर्ष का बच्चा 3 से
क्या है कि 4 शब्द को बोल लेता है, ये भी स्मिथ के द्वारा है। 2 वर्ष का बच्चा जो है 100 से 200 शब्द को बोल लेता है, ये भी स्मिथ के द्वारा माना गया है, ठीक है। 3 वर्ष का बच्चा जो है 896 शब्द को बोल लेता है, ये भी स्मिथ का कहना है। और 4 वर्ष का बच्चा जो है 1540 से 1550 शब्द बोल लेता है, ये भी स्मिथ का ही कहना है, ठीक है। 5 वर्ष का बच्चा जो है 2072 शब्द को बोल लेता है, ये भी स्मिथ का ही कथन है, ठीक है। और 6 वर्ष का बच्चा जो है 2562 शब्द को बोल लेता है, ये भी स्मिथ का ही कथन है। और 18 है 8 वर्ष का बच्चा 3600 शब्दों को बोल पाता है, टर्मन का कथन है। तो आपको याद रखना है इसमें 8 वर्ष का, ठीक है, आपको इसको विशेष ध्यान में रखना है। और एक 5 वर्ष का, ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक 3 वर्ष का और एक 1 वर्ष का, 1, 3, 5 और 8, ये इसमें से इम्पोर्टेंट आगे चलते हैं, है ना। अगर आगे हम देखेंगे तो और आपको मिलेगा इसमें से ये चारों इम्पोर्टेंट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है। शब्द भाषा विकास में से ये चीज़ें पूछी जाती है डायरेक्ट, ठीक है। तो 10 वर्ष के बच्चे में उसका शब्द भंडार जो रहेगा कितना हो जाएगा, कितना शब्द को जानने लगेगा, 5400 शब्दों को जानने लगेगा, ये टर्मन का कथन है, ठीक है। 12 वर्ष का बच्चा जो है 7200 शब्दों को बोल पाता है, ये भी टर्मन का ही कथन है। 16 वर्ष का बच्चा जो है 11700 शब्द को बोल पाता है, ये भी टर्मन का ही कथन है। और 18 वर्ष का बच्चा जो है इसमें लगभग कितना आ जाता है, तो 15000 से लेकर के 19000 शब्दों का अब भंडारण हो जाता है, इतना शब्द बोल लेता है, ये स्मिथ का कथन है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मैंने जो बता दिया स्टार मार्क लगा दिया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को, है ना। भाषा विकास में से डायरेक्ट यही से प्रश्न बनता है, आप किसी भी टेट एग्जाम पे बैठ रहे हो या फिर शिक्षक भर्ती में, तो ये सारी चीज़ें भाषा विकास के क्षेत्र में आपको इतनी सारी टॉपिकों को कवर करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं, भाषा विकास के जो चरण है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाषा विकास के चरण में क्या होता है कि भाषा में बच्चा जो है पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा, है ना, पढ़ेगा, फिर इसके बाद में लिखेगा। तो ये आपको इसी क्रम में याद रखना है, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको समझते हैं। तो भाषा को पहले बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सुनेगा, इसके बाद उसको समझेगा, ठीक है। ध्वनि पैदा करके वो बोलना सीखेगा, जब पहले सुनेगा तभी वो बोलना सीखेगा, बोलने के बाद अक्षरों को पहचान करके वो पढ़ना सीखेगा, ठीक है। इसके बाद से फिर वो लिखना सीखेगा। तो ये भाषा के चरण है, आपको इसी क्रम में रखना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा विकास के सीखने के चरण है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाषा विकास के प्रभावित करने वाला कारक परिपक्वता, जैसे अभी हम देखा कि 10 वर्ष में कितना सीखता है, 1 वर्ष के बाद कितना भाषा को अर्जन कर पाता है, कितना बोल लेता है ना। तो ये परिपक्वता आते तक ये चलते रहता है, ठीक है। तो परिपक्वता भी प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अरस्तु जी का कहना कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास करता है ना। उनका फेमस कथन है, वो आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि करेगा ही करेगा। अभिप्रेरणा, ये तो महत्वपूर्ण है अभिप्रेरणा। लिंग व प्रभाव, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये प्रभावित करने वाले मेन जो कारक है आपको ध्यान में रखना है। और 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा में याद रखना है आपको, जो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास का सिद्धांत, है ना। ये कोहलरबर्ग ने भाषा विकास का सिद्धांत अभी हमने देखा था, लेकिन जो एक्चुअल में जो मेन है भाषा विकास का सिद्धांत, उसको देने वाले कौन थे, तो नोम चॉम्स्की हैं। आपको नाम इसका याद रखना है, मनोवैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है। भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो वाल्स।